नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक के अंतर्गत आज मैं आपको अष्टशीर्ष प्रणाली के बारे में बताऊंगी। अष्टशीर्ष प्रणाली क्या होती है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। हम वर्षों पहले जब गारमेंट बनाए जाते थे तो कोई भी नाप नहीं होती थी या अंदाजे से बनाए जाते थे। व्यक्ति की नाप ले ली और सामने वाले व्यक्ति को देख लिया, उसकी लंबाई देख ली, कितना मोटा है पतला है ये जान लिया, और क्या वस्त्र बनाना है इस बारे में जानकारी लेकर टेलर वस्त्र बना देते थे। वो फिटिंग का होगा, फैशन का होगा, इससे कोई भी मतलब नहीं होता था, क्योंकि पुराने समय में फैशन का या फिटिंग का इतना चलन नहीं था। तो बस उनके लिए ये था कि हाँ, एक गारमेंट बनाना है जो हमारी बॉडी को ढकेगा या जो हमारे वातावरण में सर्दी गर्मी बरसात इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा उसे। तो मेन चीज़ होती थी वस्त्र का निर्माण करना। कैसा वस्त्र बनाना है ये सामने वाले ने बता दिया, और किसका बनाना, बच्चे का बनाना है, महिला का बनाना है, पुरुष का बनाना है, ये जान करके बस वस्त्र का निर्माण हो जाता था। उसमें नाप का कोई मतलब नहीं होता था। वर्षों पूर्व एक ऐसा युग भी था जहां वस्त्रों को सिलने से पूर्व वस्त्रों की विशेष नाप नहीं ली जाती थी और नाप और फैशन का प्रचलन भी नहीं था। फैशन से कोई लेना देना नहीं था, उनको कपड़ा चाहिए था बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी व्यक्ति के लिए वस्त्र सिलने हो तो केवल व्यक्ति की आयु, वस्त्र का नाम तथा पहनने वाले व्यक्ति की लंबाई की नाप लेकर टेलर को बता दी जाती थी और टेलर उसी नाप के अनुसार अंदाजे से वस्त्र सिल देता था। हमें बच्चे का गारमेंट बनाना है, बच्चे के लिए फ्रॉक बनानी है, हम बस इतना अगर टेलर को बता देते थे या टेलर के लिए जानना ज़रूरी होता था और वो बच्चे की लंबाई के अनुसार गारमेंट बना देते थे। या किसी पुरुष के लिए गारमेंट सिलना है तो वो पुरुष की लंबाई और गारमेंट का नाम जान करके और सिर्फ कपड़ों को सिल देता था। उसको फिटिंग का होना चाहिए या फैशनेबल होना चाहिए, इस चीज़ से मतलब नहीं था। इसके लिए टेलर ने एक पद्धति के रूप में शरीर के को सिर से पैर तक पूर्ण लंबाई को 8 बराबर भागों में बांटकर अंदाजे से अनुमानित नाप में वस्त्र तैयार कर दिया करते थे, किंतु इस सिद्धांत का प्रयोग में किसी वस्त्र की फिटिंग का कोई भी ध्यान नहीं रखा। इस तरीके से कपड़े सिलने के लिए टेलर्स ने एक पद्धति का निर्माण किया जिसमें एक सामान्य व्यक्ति के शरीर को 8 भागों में बांट करके वस्त्र का निर्माण किया जाने लगा। यही पद्धति अष्टशीर्ष प्रणाली कहलाई, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति को उसके पूरी बॉडी को सर से लेकर के और पैर तक में 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया। हर एक जो भाग था वो बराबर था। पहला भाग दूसरे भाग के बराबर था, जिसमें 8 इंच का एक भाग रखा गया। उसी हिसाब से वो गारमेंट तैयार करते थे। उनको सिर्फ व्यक्ति की लंबाई और गारमेंट का नाम पता होना चाहिए और वो उस पद्धति के अनुसार गारमेंट। आधुनिक युग में वस्त्रों के विभिन्न फैशन से लेकर के फिटिंग तथा विशेष ध्यान रखा जाता था। टेलरिंग व्यवसाय में भी फैशन डिजाइन एवं कला का प्रदर्शन बढ़ता चला गया। जैसे जैसे हम सभ्य होते गए, गारमेंट टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों को कपड़ों के बारे में ज़्यादा रुचि होने लगी, वो फैशन के बारे में जानने लगे, कला को पहचानने लगे, तो गारमेंट इंडस्ट्री में भी चेंजेस हो। फिर धीरे धीरे नाप, फैशन, चलन प्रचलन इन सब चीज़ों का दौर आया, जहाँ पर व्यक्ति के लिए गारमेंट पहनना ही ज़रूरी नहीं, गारमेंट फिटिंग का हो, अच्छा दिखे, ये बहुत मायने रखता था। तो धीरे धीरे इस पद्धति को खत्म करके नाप लेना शुरू किया गया कि हर एक गारमेंट के लिए पर्टिकुलर नाप होनी चाहिए। एक सिस्टम बनाया गया कि इस एज ग्रुप के बच्चों का ये नाप है, एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया। विशेषज्ञ द्वारा आयु वर्ग एवं व्यक्ति के विशेष शारीरिक बनावट के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति के लिए अलग अलग नाप के अनुसार कपड़ों की कटिंग कर वस्त्र तैयार किए जाते थे। जब युग बदला, धीरे धीरे हम सभ्यता की ओर बढ़े, हमने नाप पद्धति को जो है विकसित किया, हमने एक स्टैंडर्ड मेजरिंग चार्ट बनाया, तो हर आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग नाप तय की। उनको कैसे वस्त्र बनाने हैं, उस नाप से वो कट होते हैं। किस किस वस्त्र को बनाने के लिए कौन कौन सी नाप चाहिए। अगर हमें शर्ट बनानी है तो हमें कौन कौन सी नाप ज़रूरी होंगी, जिनके बिना हम शर्ट को तैयार नहीं कर सकते या फिटेड शर्ट नहीं बन सकती हैं। इनका एक सिस्टम तैयार किया गया जो एक तैयार करने के लिए विशेषज्ञ है। धीरे धीरे करके अष्टशीर्ष प्रणाली खत्म होती गई और नई प्रणाली या मेजरमेंट जो प्रणाली, स्टैंडर्ड प्रणाली तैयार है, वो तैयार करती चली गई।
अष्टशीर्ष प्रणाली पुराने समय में टेलरिंग के कार्य में प्रयुक्त की जाती थी, अतः कटिंग और टेलरिंग से जुड़े व्यक्ति के लिए इस प्रणाली की जानकारी। ये पुराने समय में प्रणाली यूज की जाती थी, हमारे जो पुराने पूर्वज के या उससे भी पहले के युग के जो लोग हैं वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो हम जब गारमेंट बनाते तो हमें इस प्रणाली के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अंदाजे से गारमेंट बनाने पड़ते हैं, हम जिसके लिए गारमेंट बना रहे हैं हम उसको नहीं जानते, लेकिन हमें उसके लिए कपड़ा बनाना पड़ता है। तो हमें इस पद्धति का पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि पुराने समय में कैसे कपड़े बनते थे, कैसे कपड़े सिले जाते थे और आज जो कपड़े सिले जाते हैं उनमें कितना फर्क है। अष्टशीर्ष प्रणाली। अष्टशीर्ष प्रणाली के अनुसार मानव शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया है। एक मानव शरीर को 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, यही अष्टशीर्ष प्रणाली कहलाता है। अष्टशीर्ष प्रणाली के अंतर्गत सामान्य कद की व्यक्ति की लंबाई 5 फीट 4 इंच तथा प्रत्येक भाग 8 इंच का माना गया है। जो अष्टशीर्ष प्रणाली में जो भी भाग डिवाइड किए गए हैं या बांटे गए हैं वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए हैं जिनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच हो और प्रत्येक भाग 8 इंच का है। लंबाई 5 फीट 4 इंच और प्रत्येक भाग 8 इंच का है। फर्स्ट हेड आपका 8 इंच का, सेकेंड हेड 8 इंच का। इन्हीं हेड्स के अकॉर्डिंग हम गारमेंट तैयार करते थे। हमें शर्ट बनानी है, लोअर बनाना है, ब्लाउज बनाना है, टॉप बनाना है, स्कर्ट बनाना है, इसके अकॉर्डिंग ही गारमेंट तैयार किए जाते थे। हमें इसी के हिसाब से टेलर निशान लगाते थे कपड़ों पे कि कपड़ों की लंबाई कितनी रखनी है, कपड़े की स्लीव्स कितनी, हाफ स्लीव्स होगी तो कितनी होगी, फुल स्लीव्स रखनी है तो कितनी मेजरमेंट आएगा। तो वो अंदाजा वो इस प्रणाली से लगाते थे। इन्हीं 8 भागों की सहायता से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की नाप ली जाती थी तथा वस्त्रों को बनाया जाता था। इन 8 भागों का वर्णन क्रमशः इस प्रकार है। पहला शीर्ष। पहला शीर्ष जो फर्स्ट हेड है अष्टशीर्ष प्रणाली का, वो है आपका सर से लेकर के और ठोड़ी तक का हिस्सा। सर से ठोड़ी तक के हिस्सा आपका फर्स्ट हेड कहलाता है। इस भाग का महत्व शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए महत्वपूर्ण है। ऊपर के भाग में जो भी वस्त्र पहने जाते हैं अधिकांशतः सिर के द्वारा ही पहने जाते हैं, जैसे बनियान, टी शर्ट, कुर्ता आदि। हम जो भी अपर गारमेंट पहनते हैं वो हम सर से डालते हैं, सर से पहने जाते हैं। तो हमें उसकी नाप के लिए इस भाग की ज़रूरत पड़ती थी। अगर उन्होंने एक कुर्ता बनाया है तो कुर्ता सर से पहना जाए, तो वो कितना गला रखेंगे, कितना ज़्यादा गले की चौड़ाई लंबाई रखेंगे कि वो सर से आसानी से निकल जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए वो इस हेड से नाप लेते थे। टोपी, हैट आदि की नाप भी सिर के इसी भाग से ली जाती है। जो टोपी बनाई जाती है, हैट बना रहे हैं आप, पगड़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए जो नाप ली जाती थी वो भी इसी भाग से ली जाती है। सर का ही नाप लेकर के हम टोपी बनाते हैं। टोपी गोल पूरे सर को कवर करती है। तो फर्स्ट हेड का जो यूज़ है वो अपर गारमेंट्स में जो भी गारमेंट्स बनते हैं उनके गले के लिए, या वो सर से अगर पहने जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा गला या चौड़ाई रखनी है जाती है वो डिसाइड करते थे। दूसरा भाग है ठोड़ी से चेस्ट तक का। दूसरा भाग ठोड़ी से चेस्ट तक का। ठोड़ी से चेस्ट तक का भाग जो है वो सेकंड भाग है आपका। इस भाग में ठोड़ी से 1.5 इंच नीचे गले और गले से 1.5 इंच नीचे अक्रॉस चेस्ट और अक्रॉस चेस्ट से 1 इंच नीचे चेस्ट तक नाप ली जाती थी। हम इसमें अलग अलग नाप लेते थे। फर्स्ट एड में हम गले से जो भी, सर से जो भी गारमेंट पहने जाते हैं उनके लिए नाप लेते थे। चेस्ट की मेजरमेंट तक कितना नाप लेना है हम सेकेंड हेड से उसके बारे में जानकारी निकालते थे। चेस्ट की नाप वस्त्र की फिटिंग और डिज़ाइन पर प्रभाव डालती है। अगर यह नाप सही नहीं है तो फिटिंग सही नहीं आती। चेस्ट की मेजरमेंट जो होती थी उसी से गारमेंट की जो है बाकी भी नाप निकाली जाती और चेस्ट की नाप गारमेंट पे बहुत ज़रूरी होती है। आज के टाइम में अगर चेस्ट की नाप सही नहीं है तो हमारे गारमेंट की फिटिंग सही नहीं आती है। गारमेंट की फिटिंग सही नहीं आएगी तो पहनने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, अच्छा नहीं दिखेगा और गारमेंट उस पर सूट नहीं करेगा। तो चेस्ट की मेजरमेंट गारमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के हिस्से में पहने जाने वाले सभी वस्त्रों में चेस्ट की नाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितना भी हम अपर गारमेंट बनाते हैं उसमें चेस्ट की नाप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा भाग चेस्ट से कमर तक का भाग।
चेस्ट से कमर तक का भाग तीसरा भाग कहलाता है। पहला भाग आपका, दूसरा भाग और तीसरा चेस्ट से कमर तक का भाग होगा। इस भाग में कमर की नाप ली जाती है। जो भी गारमेंट हम बनाते हैं जिसमें कमर की नाप की ज़रूरत होती थी वो तीसरे भाग से ली जाती थी, जो कमर की नाप के लिए। शरीर के निचले भाग में पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए कमर की नाप बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई भी लोअर गारमेंट बना रहे हैं, जिस तरीके से अपर गारमेंट में चेस्ट की मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक उसी तरीके से लोअर गारमेंट में वेस्ट की नाप बहुत या कमर की नाप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कमर की नाप हम नहीं लेंगे तो हमारा लोअर गारमेंट है वो हमारी बॉडी पे टिकेगा नहीं, बहुत लूज हो टाइट हो जाएगा तो व्यक्ति अच्छा नहीं फील करेगा, बहुत दबा दबा सा महसूस करेगा, ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, और अगर बहुत लूज हो जाएगा तो उसकी बॉडी पर टिकेगा नहीं। तो कमर की नाप के लिए थर्ड भाग यूज किया जाता है। शरीर के निचले भाग में पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए कमर की नाप अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ऊपर के वस्त्र के लिए भी कमर की नाप महत्वपूर्ण होती है, जैसे ब्लाउज, कुर्ता आदि। लोअर गारमेंट के साथ साथ अपर गारमेंट में भी वेस्ट की या कमर की नाप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्लाउज हम बनाते हैं तो ब्लाउज में कमर की नाप ली जाती है, उसमें कमर की फिटिंग रखी जाती है। हम कुर्ता बनाते हैं, लेडीज़ का फिटिंग का कुर्ता बनाते हैं तो भी हम कमर की नाप लेते हैं, क्योंकि कमर पर कुर्ते को फिटिंग देना है। कुर्ता कमर से नीचे तक घेर रखता है, टॉप के लिए कमर की नाप की ज़रूरत होती है। तो लोअर गारमेंट के साथ साथ अपर गारमेंट में भी कमर की नाप इंपॉर्टेंट होती है। यह नाप वस्त्रों को सुंदर फिटिंग देने के लिए तथा कमर पर वस्त्रों को रोकने के लिए ज़रूरी होती है। कपड़े में फिटिंग देनी है तो जब कपड़ा फिटिंग का होगा तभी सुंदर लगेगा। लोअर गारमेंट को आपकी बॉडी पर टिका रहना है, इसलिए कमर की नाप इंपॉर्टेंट होती है। चौथा भाग, कमर से सीट तक का भाग। कमर से सीट तक का भाग आपका फोर्थ भाग है। जो भी लोअर गारमेंट हम बनाते हैं उसमें इस नाप की बहुत ज़रूरत होती है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाप होता है, क्योंकि कपड़ा कितना लूजिंग है, लोअर गारमेंट बैठने में, उठने में किस तरीके से मूव करता है, इस बात का ध्यान रख करके नाप ली जाती है। यह भाग पैरों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र जैसे पैंट, निक्कर आदि की नाप के लिए प्रयोग किया जाता है। इस भाग में सीट की नाप ली जाती है। यह नाप लोअर गारमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम पैंट या शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं उसमें इस नाप की ज़रूरत पड़ती है, या पहले भी जो नाप ली जाती थी तो शॉर्ट्स, पैंट या पैजामा बना रहे हैं उसके लिए इस नाप की ज़रूरत पड़ती थी। ये नाप सीट की नाप, यहाँ इसमें सीट की नाप ली जाती है। जो ये पोर्शन आपका है इसकी नाप ली जाती है। ये वेस्ट से ज़्यादा होता है लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी मूव करती है, आप बैठते हैं, उठते हैं तो इस नाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह लोअर गारमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नाप है। पांचवा भाग, सीट से थाई तक का। सीट से थाई तक का भाग फिफ्थ हेड कहलाता है। ये इस भाग में आस्तीन की पूरी लंबाई की नाप ली जाती है। आपका हाथ कहाँ तक आता है ये आपके बॉडी पे, स्लीव्स जब हम बनाते हैं, फुल स्लीव्स बनाते हैं, पहले अंदाजे से जब स्लीव्स बनाई जाती थी तो इस तरीके से नाप लेते थे कि आपके हाथ का जो मिड फिंगर आपकी बॉडी में जिस जगह पे पहुंचता है वो आपका थाई का हिस्सा होता है और वहाँ तक आपकी स्लीव्स रखी जाती है। आज भी जब हम नाप लेते हैं तो यही हिस्सा हमारा आता है। इस तरीके से फिफ्थ भाग से फुल स्लीव्स की नाप ली जाती है। शर्ट की नाप कितनी रखनी है उसके लिए भी हम इस भाग को लेते हैं। जीन्स शर्ट की नाप भी इसी भाग से ली जाती है। जीन्स शर्ट जो हम बनाते हैं उसकी नाप कितनी रखनी है ये हमें फिफ्थ भाग से पता चलता है। फर्स्ट हेड, सेकेंड हेड, थर्ड हेड, फोर्थ हेड, फिफ्थ हेड। फिफ्थ हेड जो हमारा होता है वहाँ तक हम शर्ट की नाप लेते हैं या फुल स्लीव्स की नाप लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि सीट से थाई तक की नाप कैसे ली जाती है। आस्तीन की नाप सीट तक ली तथा शर्ट की नाप जांघ तक ली जाती है या थाई तक आपकी ली जाती है। छठा भाग, थाई से घुटने तक की। थाई से घुटने तक की नाप, इस भाग में निक्कर, शॉर्ट्स या स्कर्ट की नाप ली जाती है। जब हम शॉर्ट्स बनाते हैं, निक्कर बना या स्कर्ट्स बना रहे हैं तो इस भाग में से नाप लेते हैं। ये भाग में बच्चों के गारमेंट्स बनाते हैं या बड़ों के गारमेंट्स बनाते हैं। लंबाई कम या ज़्यादा उनकी जो है इच्छा पर या डिज़ाइन पर रख सकते हैं, लेकिन जो नाप ली जाती है वो इसी भाग से ली जाती है। इस तरीके से हम शॉर्ट्स बनाते हैं, घुटनों के नीचे तक भी कई बार हमारे शॉर्ट्स होते हैं, कई बार ऊपर भी होते हैं, तो ये डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। सामान्यतः निक्कर और शॉर्ट्स की लंबाई घुटने तथा इससे
मामूली ऊपर तक ली जाती है। जो नॉर्मल वे में हम लोग लेते हैं वो घुटने तक या उससे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। हम इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। व्यक्ति की पसंद के अनुसार लंबाई कम या ज़्यादा रखी जा सकती है। मतलब अगर सामने वाला चाहता है कि नहीं उसको थोड़ा लंबा चाहिए तो हम इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं, और इसकी अगर उसे थोड़ा छोटा चाहिए तो हम इसकी लंबाई घटा भी सकते हैं। स्कर्ट भी सेम इसी प्रोसेस में कि स्कर्ट हम लंबी भी थोड़ी सी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फिर हेड बदल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं कर सकते हैं कि वो दूसरे हेड में लेकिन थोड़ा सा हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो छठा भाग हमारा है थाई से घुटने तक का भाग। सातवां भाग घुटने से पिंडली तक का भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोअर गारमेंट में। फुल गारमेंट जो हम बनाते हैं, जितने भी हमारे लोअर गारमेंट, पजामा, पैंट, चूड़ीदार पजामा ये होगा, उसमें इस भाग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हम जो पिंडली की नाप लेते हैं वो इसी भाग से लेते हैं। घुटने से पिंडली तक की जो नाप होती है, ये हिस्सा जो हमारा होता है यहाँ से हम नाप लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होती है फुल गारमेंट्स में। स्पेशली चूड़ीदार जब हम बनाते हैं तो इस नाप को लेते हैं। अगर यहाँ की नाप हम नहीं सही से रखते हैं तो हमारा चूड़ीदार बहुत टाइट होता है, हम उसको बैठते वक्त हमारे पैर मुड़ते नहीं हैं और खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। तो पिंडली की नाप लेना इंपॉर्टेंट होता है, और वो नाप हम इस सातवें भाग से लेते हैं। इस भाग से पैंट, पैजामा आदि की नाप ली जाती है। जीन्स, चूड़ीदार पजामा आमतौर पर पिंडली पर फिट नाप में पहने जाते हैं, इसीलिए पिंडली पर सही फिटिंग देने के लिए इस भाग की आवश्यकता होती है। पिंडली पर ये जो गारमेंट्स होते हैं ये फिटिंग के होते हैं, तो अब इसकी नाप बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पर लूज रख देंगे तो गारमेंट की फिटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम टाइट कर देते हैं तो गारमेंट तब भी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, और गारमेंट जिसके लिए भी बनाया गया है, अगर हम खुद के लिए भी बना रहे हैं तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, हम अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, हमारे पैर नहीं मुड़ पाएंगे। तो ये नाप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लोअर गारमेंट के लिए। पिंडली की नाप लोअर फिटेड गारमेंट के लिए आवश्यक होती है। इस नाप की सहायता से गारमेंट पहनने या उतारने में आरामदायक होता है। फिटिंग का होगा, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, हम उसको ना पहन पाएंगे ना उतार पाएंगे, लूज हो गया है तो वो रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए पिंडली की नाप इंपॉर्टेंट है, और इस नाप को हम सातवें भाग से लेते हैं, घुटने से पिंडली तक की। आठवां और आखिरी भाग जो होता है वो है पिंडली से लेकर एड़ी तक का भाग। पिंडली से लेकर के एड़ी तक का भाग, ये 8 हेड में आठवां और आखिरी भाग होता है। इस भाग से पैरों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र जैसे पैंट, पैजामा आदि की पूरी लंबाई की नाप ली जाती है। जो हम लोअर गारमेंट पहनते हैं उसकी नाप कितनी रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे, वो हम इस भाग से लेते हैं। मतलब कमर से लेकर के और पैर तक में पूरा जो हमारा लोअर गारमेंट होता है उसकी पूरी लंबाई कितनी रखनी है, कहाँ तक रखनी, उस भाग के लिए ये पिंडली तक का नाप, एड़ी से पिंडली तक का हो जाता है आपका, पिंडली से एड़ी तक का, सॉरी। हाउस कोट, ड्रेसिंग गाउन जो फुल गारमेंट होता है, हाउस कोट हमारा एक फुल गारमेंट है जो हम सेकेंड हेड से लेकर के और 8 हेड के बीच में रखते हैं। इसकी पूरी लंबाई इसी भाग से ली जाती है। हम इसके कितनी लंबाई हमें रखनी है ये 8वां भाग ही हमें बताता है। तो टोटल जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसके 8 भाग उसको 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया। और ये कौन कौन से भाग हैं जिससे हम कितने भाग हम ले लेंगे तो हमारा एक गारमेंट तैयार हो जाएगा। सपोज हमें हाउस कोट बनाना है तो हाउस कोट के लिए हम 7 हेड, फर्स्ट हेड छोड़ करके सेकेंड हेड से लेकर 8 हेड तक की हम पूरी मेजरमेंट ले लेंगे, हमारे हाउस कोट की फुल लंबाई हमें मिल जाएगी। यही चीज़ पुराने ज़माने में वो करते थे कि उन्होंने एक सामान्य कदकाठी के व्यक्ति को 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया। लेकिन ये बच्चों के ऊपर लागू नहीं होती थी पद्धति, क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ उनकी आयु और उनकी हाइट देख करके वो गारमेंट तैयार करती। ये एक सामान्य कदकाठी के व्यक्ति के लिए तैयार की गई थी, और इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो बड़े या इससे छोटे का बना, लेकिन बच्चों के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। तो हाउस कोट बनाने के लिए हमें 7 हेड्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से शर्ट बनाने के लिए हमें 4 हेड की ज़रूरत पड़ती है, 1, 2, 3 और 4 हेड की। फर्स्ट हेड हम हटा करके 4 हेड की हमारी ज़रूरत हो गई। हम 4 हेड से शर्ट की लंबाई निकाल लेते हैं कि हमारी शर्ट की लंबाई कंधे से लेकर के कमर तक कितनी होगी। इस तरीके से हम इन हेड्स की या भागों की मदद से कपड़ों की लंबाई चौड़ाई निकालते थे। हमें अगर स्लीव्स हाफ करनी थी, हम फुल स्लीव्स किस तरीके से उसकी हेड की मदद से निकालते थे, और इसी स्लीव्स को मिड से हम फोल्ड कर देते थे तो हमें हाफ स्लीव्स की लंबाई पता चल जाती है। तो
इस तरीके से हमारे जो अष्टशीर्ष प्रणाली के हेड हैं या भाग हैं, पहला भाग हमारा हो गया सर से लेकर के ठोड़ी तक का भाग, दूसरा भाग हो गया हमारा ठोड़ी से लेकर के चेस्ट तक का भाग, तीसरा भाग हो गया चेस्ट से लेकर के कमर तक का भाग, चौथा भाग हो गया है कमर से लेकर के सीट तक, पांचवा भाग हमारा हो गया सीट से लेकर के और थाई तक, छठा भाग थाई से लेकर के घुटने तक, सातवां भाग घुटने से लेकर के पिंडली तक, आठवां भाग हो गया पिंडली से लेकर के एड़ी तक। ये हो गए हैं मानव शरीर को 8 भागों में विभाजित किए गए भाग, जिनकी मदद से पुराने ज़माने के लोग कपड़े तैयार करते थे, जिनका हम कई बार आज भी इस्तेमाल कर लेते हैं जब हमें व्यक्ति के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। ये हमारे पास आज एक मेजरिंग सिस्टम है, मेजरमेंट सिस्टम है, चार्ट है, स्टैंडर्ड चार्ट है, हमें पता है कि किस व्यक्ति या किस एज ग्रुप के लोगों का कितना ज़्यादा कितना या कम मेजरमेंट हो सकता है। लेकिन इस पद्धति से भी लोग कपड़े तैयार करते थे और बहुत अच्छे कपड़े तैयार करते थे। इनका भी एक अपना अलग दायरा था इस पद्धति से, लेकिन बच्चों के कपड़े तैयार नहीं किए जाते थे। अन्य नाप विधियां भी हैं जिनकी मदद से कपड़े तैयार किए जाते हैं और तैयार किए जाते थे। अष्टशीर्ष प्रणाली के अतिरिक्त भी अन्य विधियां हैं जिसकी सहायता से वस्त्र की नाप निकाली जा सकती है। यह विधियां एक सामान्य शरीर की बनावट वाले पुरुष महिला के लिए प्रामाणिक रूप से प्रयोग की जाती हैं। जो सामान्य कदकाठी के व्यक्ति होते हैं उनके लिए ही ये विधियां प्रयोग। अगर कोई व्यक्ति एबनॉर्मल है, छोटा है, मोटा है, तो उसकी नाप अलग होती है। जो हम एक अंदाजे से मेजर करते हैं व्यक्ति को, तो जो एक सामान्य व्यक्ति होता है जिसकी कदकाठी नॉर्मल होती है, हेल्दी है, उसी के लिए होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 20 साल का एक जो व्यक्ति है अगर वो मोटा है या बहुत लंबा हो गया या बहुत छोटा है तो हम उसके नहीं, 20 साल का अगर व्यक्ति है और उसकी हाइट 5 फीट 4 इंच 5 फीट 5 इंच है तो हम उसके लिए एक प्रामाणिक रूप से नाप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा अगर लंबा है तो एबनॉर्मल में आ जाएगा, बहुत छोटा है, बहुत मोटा है, तो हम उसके लिए इन विधियों से नाप नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें पर्टिकुलर नाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह विधि एक सामान्य शरीर की बनावट वाले पुरुष महिला के लिए प्रामाणिक नाप के रूप में प्रयोग है। यदि गले की नाप निकालनी है तो चेस्ट की नाप की 1/2 - 3 इंच के बराबर ली जा सकती है। मतलब अगर हमें गले की नाप निकालनी है तो जो भी चेस्ट की नाप थी उसको आधा कर देंगे सब, और उसमें 3 इंच माइनस कर देंगे तो हमारी गले की नाप निकल आएगी। हमारे पास सिर्फ चेस्ट की नाप है और हमें व्यक्ति के पूरा गारमेंट तैयार करना है तो हम उसके गले की नाप निकालनी, तो गले की नाप निकालने के लिए हमारी जो भी चेस्ट की मेजरमेंट है उसे हम हाफ कर देंगे और उसमें 3 इंच माइनस कर देंगे तो हमें गले की नाप मिल जाएगी। यानी हमने व्यक्ति का गला नहीं नापा लेकिन हम उसकी चेस्ट के मेजरमेंट से उसकी गले की नाप निकाल सकते हैं। आस्तीन की लंबाई की नाप लेनी हो तो चेस्ट की नाप के 2/3 भाग के बराबर ली जाती है। अब हमें स्लीव्स की नाप लेनी है और हमारे पास में फुल स्लीव्स या हाफ जो भी स्लीव्स की नाप है उस नहीं है, तो हम चेस्ट का 2/3 भाग जो आएगा वो हम ले लेंगे, वो हमारी स्लीव्स की नाप निकल करके आ जाएगी। यदि आस्तीन की पूरी लंबाई का भाग आधा कर दिया जाए तो हाफ आस्तीन निकाली जा सकती है। हमें यहाँ से आस्तीन की पूरी लंबाई मिल गई है। अब अगर हमें उसे हाफ स्लीव्स बनाना है तो पूरी लंबाई को आधा कर देंगे तो हमें आस्तीन की हाफ, ये मेथड्स हैं। इसी तरीके से हम चेस्ट की मेजरमेंट से फुल लंबाई, गारमेंट का लेंथ कितना निकालना है या कंधे से कमर तक कितनी नाप रखनी है, ये सारी नाप भी हम चेस्ट की मेजरमेंट से निकाल सकते हैं। लेकिन ये सारी नापें एक स्वस्थ और सामान्य कद का अधिक के व्यक्ति के लिए ही प्रमाणित की जाती हैं। अगर एबनॉर्मल फिगर है या व्यक्ति एबनॉर्मल है तो उसके लिए ये नाप काम नहीं करें। हो सकता है उसके हाथ लंबे हों लेकिन उसकी बॉडी का अपर पार्ट छोटा हो। बहुत सारे लोगों की होती हैं टांगें लंबी होती हैं लेकिन उनका धड़ छोटा होता है तो वो एबनॉर्मल में हो जाते हैं या वो सामान्य कदकाठी की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो उनकी नाप उनको देख करके या उनकी नाप ले करके ही हम उनके गारमेंट तैयार करेंगे। इस मेथड से अगर हम उनके गारमेंट तैयार करें तो शायद उनकी फिटिंग सही ना हो, वो कंफर्टेबल फील ना करें। प्रशिक्षण के सारांश में हम देखेंगे कि हमने आज
अष्टशीर्ष प्रणाली के बारे में जाना कि पुराने ज़माने में कैसे कपड़े बनते थे और उसको बनाने के लिए वो उन्होंने किस तरीके की पद्धतियाँ या प्रणालियों को विकसित किया। वो प्रणालियाँ धीरे-धीरे विकसित होते-होते आज एक मेजरिंग सिस्टम के रूप में तैयार हो गई हैं और जिनकी सहायता से हम पर्टिकुलर जो है गारमेंट के लिए अलग-अलग नाप लेकर के उसको फिटिंग का फैशन के अनुरूप बनाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में भी लोग उसी हिसाब से कपड़ों को बनाते थे कि बॉडी के ऊपर वो फिट हो जाएँ, पहनने वाले की प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन फैशन से उनका लेना-देना नहीं था। आज के ज़माने में कपड़ा प्रोटेक्ट करने के साथ-साथ फैशनेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। तो ये प्रणालियाँ धीरे-धीरे विकसित होते-होते आज एक मेजरिंग सिस्टम के रूप में पहुँच गई हैं। अष्टशीर्ष प्रणाली क्या होती है? कितने भागों में डिवाइड की जाती है? अष्टशीर्ष प्रणाली 8 भागों में डिवाइड की गई है। सर से लेकर के और एड़ी तक हमने पूरी जो नॉर्मल शरीर को 8 भागों में विभाजित किया, जिसके विभिन्न-विभिन्न भागों से हम विभिन्न वस्त्रों की लंबाई या अलग-अलग नाप निकाल सकते हैं। अन्य मेजरिंग सिस्टम भी अष्टशीर्ष प्रणाली के अतिरिक्त हैं, जिनकी जहाँ पर हम सिर्फ चेस्ट की मेजरमेंट से ही पूरे गारमेंट की मेजरमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो मेजरमेंट्स होते हैं, ये एक नॉर्मल फिगर के लिए या नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, उनके लिए ही सही होते हैं। इन मेजरमेंट से हम या प्रणालियों से हम बच्चों के गारमेंट्स नहीं तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की नाप अलग-अलग होती है। अलग-अलग बच्चे अलग-अलग एक ही एज ग्रुप के बच्चे कई बार अलग-अलग होते हैं। कोई बच्चा बहुत पतला होता है, कोई बच्चा बहुत मोटा होता है, कोई बच्चा छोटा होता है, कोई लंबा हो। तो एक ही एज ग्रुप का 5 साल के बच्चे में भी 5 तरीके के वेरिएशन हमको देखने को, तो हम इस तरीके के सिस्टम से बच्चों की गारमेंट नहीं बना सकते। उसके लिए होता है कि हम बच्चों को देख लें या हमें पता होना चाहिए कि बच्चों की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो हम उसका गारमेंट बना सकते हैं। लेकिन एक सामान्य क्योंकि सामान्य व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है, इसीलिए उन्हें सामान्य कहा जाता है। तो हम इन मेथड से उनको, अगर हमारे पास उनकी मेजरमेंट नहीं है, तो हम उनकी नाप निकाल सकते हैं। मैंने आज आपको जो भी बताया वो ड्रेस मेकिंग की थ्योरी, जिसकी लेखक प्रिया गर्ग हैं और नीलकंठ पब्लिकेशन से और भारत स्किल से इसके कुछ मटेरियल लेकर के आपको बताया है और कोशिश की है कि आपको अष्टशीर्ष प्रणाली क्या होती है, कैसे काम करती थी, या आज हम इसके बारे में कैसे काम करते हैं, या इससे कपड़ों को कैसे बनाया जाता था, ये आपको बता सकूं। मैंने जो भी प्रशिक्षण आपको दिया है, कोशिश करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको आगामी भविष्य में वो मददगार साबित होगा। धन्यवाद।